हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शुल्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये कॉन्सेप्ट हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इस थ्योरी को हम शुल्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से भी हम इसे पहचानते हैं। ये थ्योरी डेवलप की गई थी थियोडोर विलियम शुल्स के द्वारा, तो हम इसे पहचानते हैं शुल्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दिस theory developed by Theodore William Schultz। ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे। इनका टाइम पीरियड रहा है 1902 टू 1998। प्रोफेसर शुल्ट्ज को 1979 में नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस ये दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो अपने योगदान दिए हैं, इस बेस पे ही उन्हें नोबल मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक्स साइंस दिया गया था। हम अगर देखें जो शुल्ट्ज ने जो मॉडल दिया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये कॉन्सेप्ट हमें उन्होंने जो बुक लिखी थी 1964 में बुक लिखी थी ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये जो बुक लिखी थी, ये इस बुक से ही किसी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री का जो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ये किस तरह से बैकवर्ड है और ये किस तरह से चेंजेस होना चाहिए, ये सब मेथड किस तरह से सक्सेसफुल वो अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हो सकती है, ये अपने यहाँ पे शुल्ट्ज ने अपने जो मॉडल दिए हैं, ये मॉडल से ही किसी कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से मॉडर्न एग्रीकल्चर तक किस तरह से होता है, ये एक्सप्लेन उन्होंने अपनी इस बुक में किया है। अकॉर्डिंग टू शुल्ट्ज, उनका ये कहना है कि किसी भी कंट्री का जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, इनका एग्रीकल्चर ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बेस पे ही होता है और उस कंट्री का जो लोगों का जो इनकम है, ये इनकम एग्रीकल्चर से आता है। वहाँ की जो इकोनॉमी है, ये फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही करती है। उसके बाद वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ही कम होती है और उस पे लोगों का फोकस नहीं होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ही इस तरह की कंट्री होती है कि उन लोगों का मोस्ट ऑफ फील्ड ये एग्रीकल्चर होता है और वहाँ के जो फार्मर होते हैं, उसकी जो इनकम आती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है। इसके बेस पे ही उसकी कंट्री उस कंट्री की जो फार्मर होते हैं, उसकी फैमिली भी उसको उस एग्रीकल्चर में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है, बट उनको उससे आने वाला जो इनकम है वो एक ही होता है, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर को जो मिलना है इनकम, वो उतना ही कम होता है, क्योंकि इनका बेस ही ट्रेडिशनल यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और ये एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल होने के बावजूद उनकी इनकम कम होती है। उसी के साथ शुल्ट्ज हमें कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है,
इसको यहाँ पे चेंज होना यहाँ पे ज़रूरी बन जाता है। और ये ट्रेडिशनल जो मेथड है वो चेंज होके मॉडर्न मेथड यहाँ पे यूज़ करना, ये हर समय की चेंज यहाँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे अलर्ट कर देती है। क्योंकि बढ़ती हुई कंडीशन और चेंज होते हुए टाइम के साथ साथ यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, उस पॉपुलेशन को उस तरह से यहाँ पे फूड सप्लाई होना भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पुरानी ही मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उससे जो आने वाली प्रोडक्टिविटी है वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो इसके बावजूद अगर फार्मर अगर अपनी पुरानी ही मेथड यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जो उनके पिताजी या उनके दादाजी उस तरह की जो मेथड यूज़ करते उसकी तो उसे तो हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। और अगर वही बेस अगर फार्मर अगर यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली जो इनकम है या उससे जो आने वाली प्रोडक्टिविटी है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होगी। तो यही कहना है कि अगर शुल्स कहते हैं कि अगर उसकी जगह अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू नॉलेज अगर उस फार्मर को दिया जाए या एग्रीकल्चर के साथ उसके लिए एजुकेशन उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी तरह से दिया जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ उस कंट्री की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी किस तरह की होगी ये भी यहाँ पे स्टडी करना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर फार्मर अपनी ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करेंगे और अपने यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी लेनी है उसमें अगर चेंज नहीं करेंगे तो उसमें कितनी भी वो मेहनत कर ले तो उसमें जो आने वाला जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी है वो कम ही होगी। भले उसमें वो कितनी भी वो लैंड फर्टिलिटी अच्छी हो या फर्स्ट क्लास वाली लैंड हो, उसमें अगर ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन कम ही होगी। और कितना भी हार्ड वर्क कर ले तो उसमें कुछ भी चेंज हमें नहीं मिलेगा। तो हमें ये चेंज मिलेगा तो सिर्फ नए टेक्नोलॉजी नए मेथड और नई एजुकेशन यहाँ पे लैंड के बारे में किस तरह से हो ये फार्मर को अचीव करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे शुल्स हमें कहते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या एक्सेप्ट कर ले तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। शुल्स हमें ये भी कहते हैं कि अगर दिन दिन से दिन अगर जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती हुई हमें डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री में ही पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई देती है। और ये ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से डेवलपिंग कंट्री पॉवर्टी ये प्रॉब्लम्स फेस करती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये जो इक्वेशन होता है और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्लस पॉवर्टी प्लस पॉपुलेशन ये हमें इक्वेशन मिलती है डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास। तो शुल्स हमें कहते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशंस हमें अगर अचीव करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से लोगों को इनकम बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ने के साथ इकोनॉमी ग्रोथ भी करने लगेगी। क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ करेगी क्योंकि उस कंट्री की जो मेन जो यहाँ पे सोर्सेस होते हैं वो होता है और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो होगा वो एग्रीकल्चर ही होता है। अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ाएगा तो उसके साथ होगा क्या कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लगा हुआ जो लेबर फोर्स है वो कम होगा। क्योंकि जो फार्मर है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो एग्रीकल्चर यहाँ पे यूज़ करेगा और उसकी जो फैमिली मेम्बर उसको सपोर्ट करती है जो उनकी यहाँ पे मिलने वाली इनकम नहीं होती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ये जो सिचुएशन होती है या हम यहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ये सिचुएशन जो दिखाई देगी ये साइड में निकालेंगे तो ये जो फार्मर है वही एग्रीकल्चर करेगा और उसकी मेंबर यहाँ पे जो यूज़ नहीं होगा वो यहाँ पे अदर सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में उसे यूज़ कर सकेंगे। तो यही बेनिफिट हमें मिलेगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर उस कंट्री का फार्मर अगर अच्छी अचीवमेंट करेगा उसकी ग्रोथनेस बढ़ेगी उसकी प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ उसका बेनिफिट
इंटरनली या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे उस कंट्री को उसका बेनिफिट मिल जाता है, जिससे उस कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की लाइफस्टाइल या लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। शुल्स अपने इस थ्योरी में कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं और इस अजम्पशन पे ही ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी बेस है। इसमें फर्स्ट अजम्पशन है, देयर इज़ अ परफेक्ट अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। देयर इज़ परफेक्ट allocation of resources in traditional agriculture। तो यहाँ पे उन्होंने कहना चाहते हैं कि यहाँ पे परफेक्टली अलोकेशन यहाँ पे रिसोर्सेज का किया जाएगा, जिससे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यहाँ पे मूव होगी और जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड अजम्पशन है, देयर इज़ अ नो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंडीशन नहीं दिखाई देती है, ऐसा शुल्स इनका मानना है। देयर इज़ नो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या हम इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। शुल्स अपने इस मॉडल में यहाँ पे क्रिटिस करते हैं फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स पे और क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे। फिजियोक्रेट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को ही, और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही यहाँ पे सरप्लस कंडीशन बन पाती है। यहाँ पे ना ही इंडस्ट्री और ना ही ट्रेड से यहाँ पे सरप्लस कंडीशन बन पाएगी। तो यहाँ पे जो सरप्लस है वो सरप्लस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बनती है, ऐसा फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स का कहना है, जो उन्हें यहाँ पे एग्री नहीं होते हैं। और दूसरा उन्होंने क्रिटिस किया है क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे अपना फोकस पूरी तरह से देते हैं जो कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। कैपिटल एक्यूमुलेशन से ही यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन को ही देते हैं। बट शुल्स अपने इस मॉडल में फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इनके जो थॉट्स है ये थॉट्स पूरी तरह से उन्होंने डिसएग्री किए हैं, और उनका ये कहना है कि अगर ये दोनों ही उनकी नज़र से कॉन्सेप्ट या उनकी सोच पूरी तरह से रॉन्ग है। तो इस तरह से शुल्स इनका व्यू किस तरह से इस मॉडल को देखने का नज़रिया किस तरह से वो हम देखेंगे। तो शुल्स का कहना है कि जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं ये पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पे उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है ये पूरी तरह से डिफरेंस होती है। सभी लेबर का यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होता है, उसमें कम ज़्यादा ऐसा हमें उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है। तो किसी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है तो किसी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। बट ये जो हर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये ज़ीरो कभी भी नहीं होती है। तो यही ज़ीरो नहीं होने की वजह उन्होंने बताई है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या एग्रीकल्चर के लिए जो लगने वाले जो हथियार है या लगने वाले जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो सिचुएशन होती है ये अवेलेबल नहीं होने की वजह से ही लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होती है। तो अगर उनको अच्छी तरह से गुड्स
प्रोडक्ट करने के लिए सीड्स मिले, या उनको अच्छी सीड्स मिले, फर्टिलाइज़र्स मिले, पेस्टिसाइड्स मिले, टेक्नोलॉजी मिले, अच्छी तरह की स्किल मिले, उनको एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी तरह से एजुकेशन दी जाए, या उनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाए, या उनकी जो एग्रीकल्चर करने की जो मेथड है वो अगर चेंज होती है तो इससे लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की चेंज होने में हेल्प होती है। अगर ये सब सप्लाई जो मेथड अगर एग्रीकल्चर जो डेवलपिंग कंट्री के पास जो फार्मर होता है उनको अगर दी जाए या पूरी तरह से उन्हें गाइड कर दिया जाए तो उनकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से चेंज होने में हेल्प होती है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुल्स अपने इस मेथड में या अपनी इस थ्योरी में हमें देते हैं। और उन्होंने एक सजेस्ट भी किया है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होती है उन्हें कहा है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी और कम दाम और यहाँ पे प्रॉफिटेबल या सूटेबल फार्मर को हो, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर एग्रीकल्चर अगर डेवलप करना है तो उस फार्मर को अपने हिसाब से या अपने जो कंडीशन है उसके सूटेबल ऐसे अवेलेबल इजीली होना चाहिए टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी उसे पूरी तरह से उसकी कंडीशन के साथ मिल जाए तो वो बाय कर सकता है या वो ख़रीद सकता है। वो ख़रीदने के साथ वो यूज़ करेगा एग्रीकल्चर में, और उससे अगर उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो वो प्रॉफिट में होगा। और ये अगर फार्मर प्रॉफिट में होगा तो उससे एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अटेंशन लेंगे ये इंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर। जो मार्केट में यहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो बढ़ेगा और लोगों को अच्छी तरह से इनकम भी मिलेगी, और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो चलाने वाला जो फार्मर है वो अगर प्रॉफिट में होगा तो ये फूड सप्लाई बढ़ने में हेल्प होती है। तो शुल्स कहते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया और जो प्रोडक्ट की प्राइस है, इसमें जो गैप है, ये गैप ही उस फार्मर की प्रॉफिट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो इसके लिए भी वो कहते हैं कि अगर फार्मर यहाँ पे आगे आए अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए, या अच्छा ह्यूमन कैपिटल भी बनना इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस कंट्री का फार्मर अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा तो ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे एग्रीकल्चर का ट्रेडिशनल से मॉडर्न होने में हेल्पफुल हो गई। क्योंकि ये एग्रीकल्चर करने वाले ही फार्मर अगर इस नए टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये चेंजेस कहाँ से आएगा। तो ये चेंजेस आने के लिए भी वो फार्मर अपने आप में भी चेंजेस या अपनी मेथड को चेंज करने में एबल होना भी चाहिए, और एक्सेप्ट करना भी उतना इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अगर फार्मर अगर अपनी नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अगर लेगा तो ही ये चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस हमें उस कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जाने का जो रास्ता होता है वो और भी इजी हो सकता है। तो इस तरह से शुल्स हमें इस डायग्राम के साथ उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर किस तरह से होता है, ये उन्होंने इस डायग्राम के साथ हमें और भी इसे एक्सप्लेन करने में और एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये हमें इस डायग्राम के साथ हमें समझ में आता है। ये डायग्राम में हमें दो पैनल दिखाई देते हैं। फर्स्ट पैनल में जो ए है, ए में हमें एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स और वाई एक्सिस पे हमें इनपुट्स की प्राइस हमें दिखाई देती है। तो सेकेंड जो डायग्राम है या पैनल है उसमें हम देखेंगे तो एक्स लेवल पे हमें इनपुट्स इक्विलिब्रियम और वाई एक्सिस पे हमें रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोडक्शन फैक्टर्स के मिलते हैं। तो ये दोनों भी जो पैनल है या दोनों भी डायग्राम है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इससे किस तरह से हमें
जो ग्रोथनेस है उस कंट्री का किस तरह से अचीव कर पाएंगे और ये जो चेंजेस है एग्रीकल्चर में किस तरह से आएगा, ये हमें मिलता है। तो फर्स्ट हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इनपुट्स, ये हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे थे तब हमारा डिमांड एंड सप्लाई इनपुट्स ओ Q1 तक था, और हमारा जो इनपुट प्राइस है वो हमारी P1 तो यही से हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को, जो D1 और S1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं E1 पे, और इससे ही हमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इनपुट OQ1 और प्राइस OP1, ये जो हाई प्राइस है, इस हाई प्राइस पे ही हमें जो डिमांड और सप्लाई है वो इतना ही क्वांटिटी में हमें मिल रहा था। तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या आता था, तो इससे हमें जो आने वाला जो रिटर्न्स है वो किस तरह से होगा और इनपुट्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह से आएगी, ये हमें OQ1 तक, और जो हमारा रिटर्न्स है वो रिटर्न्स हमें जो एक कर्व है, ये कर्व से ही हमें रिटर्न्स OC1 ये पॉइंट तक हमें मिलेगा। तो हमारा रिटर्न्स ET1, ये कंडीशन हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हो रही है, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा, जो पहले से जिस तरह से चल रहा था वही कंडीशन हमें ये बताती है। बट इसके आगे जाके अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद किस तरह से हमारा चेंजेस आता है, ये हमें बताता है। तो ये चेंजेस E1 से E2 तक जाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही यहाँ पे जो चेंज उन्होंने शुल्स ने बताया है, इसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उन्होंने बताया है। तो ये प्रोसेस E1 से E2 तक जाने का जो प्रोसेस है, यही हमारा ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है। तो उन्होंने कहा है ये E1 से E2 तक जाने के लिए और भी कई इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पॉइंट या इस लाइन तक आते हुए दिखाई देते, बट हमने एक ही पॉइंट लिया है, वो E2 से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये E2 हमें कहता है कि इससे ये प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें नया डिमांड एंड सप्लाई ये इंटरसेक्ट करके हमें नया इक्विलिब्रियम E2 मिला है। ये E2 यहाँ पे मिला है। तो ये D2 और S2 जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट E2 पे करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे जो इनपुट की प्राइस कम होने की वजह से प्राइस गिरी, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई और डिमांड भी बढ़ा, तो यहाँ पे प्राइस हमारी OP2 हुई, और हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स ये OQ तक बढ़ा है, Q2 तक बढ़ा है। Q2 तक बढ़ने वाला जो प्रोसेस है, और उस पे प्राइस हमारी OP2 ये हमें मिली। तो इसका जो रिज़ल्ट है या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा जो इनपुट इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से आगे जाता हुआ दिखाई गया, और जो ये EH ये प्रोसेस ET से EH तक जाने वाला जो प्रोसेस, यही हमारा जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स हमें मिलता है। तो ये रिटर्न्स किस तरह से बढ़ा, तो यहाँ पे इनपुट इक्विलिब्रियम यहाँ पे Q1 से Q तक गया, और ये जो कर्व है M1 से M2 तक जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिला, इसका जो रिटर्न्स है ये प्रोडक्शन फैक्टर का, ये हमारा C1 से C2 तक ऊपर जाता हुआ जो ग्रोथ हमें मिलती है, ये ग्रोथ हमें C1 से C2 तक जाने वाली जो प्रोसेस है, यही हमारा जो ट्रेडिशनल जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो मॉडर्न यूज़ किया गया हुआ ये ट्रेडिशनल हमें मिलता है। तो ये चेंजेस OQ1 से Q2 तक जाता हुआ, ये हमें चेंजेस या हमें ये रिटर्न्स मिला है। तो इससे यही हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेप्ट करते हैं या नए मेथड को हम अपने जो हमारी यूज़ है उसे इसमें अगर लाएंगे, तो ये पॉजिटिवली हमें रिजल्ट देगा है, और इससे होगा क्या कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी। तो इससे
ये पूरी प्रोसेस उन्होंने एक फोकस किया था कि एग्रीकल्चर ये बेसिकली उस कंट्री में किया जाता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ कंट्री ये डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है। तो वहाँ के लोगों का जो सेक्टर पे फोकस या उनकी प्राइमरी जो सेक्टर वो फोकस करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे विलेज में रहते हैं और विलेज में रहने वाले लोग ये डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे और उसमें पूरी तरीके से उनकी फैमिली यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन लेने में ही जुट जाती है। तो इसमें जहाँ पे हिडन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसे इस नए टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे अलग किया जाएगा और जो अदर लोग फैमिली मेम्बर है उन्हें अदर सेक्टर में डाल के यहाँ पे उस कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है और भी बढ़ाई दी जा सकती है। शुल्क का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से एक सिंपल एक मेथड हमें जो देता है, बट इस पे भी कुछ क्रिटिक्स भी किए जाते हैं। उनके अदर इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि अगर इतनी भी सिंपल मेथड अगर होती तो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री अपनी ये बैकवर्डनेस से और भी जल्दी सुलझते और ना ही अभी तक वो इतनी अपनी प्रोग्रेस यहाँ पे पीछे रह जाते। तो ये इतनी अगर सिंपल और कॉन्सेप्ट अगर होती तो हर कंट्री डेवलपिंग कंट्री या इससे या उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाती और अपनी ग्रोथनेस बढ़ाने में और भी तो ईज़िली और जल्दी ग्रोथनेस कर पाती। तो इससे इतनी भी इजी ये मेथड नहीं होती है। रियलिस्टिक में ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं होता है। ये अदर इकोनॉमिक्स करते हैं जो शुल्स के व्यू से इसे देखा नहीं गया तो क्रिटिक्स किया जाता है। उसमें फर्स्ट है जनरल कॉन्सेप्ट। एक अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से जनरल कॉन्सेप्ट है। कोई भी फार्मर अगर होगा किसी भी कंट्री का तो वो नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट भी करता है, ना कि बल्कि ट्रेडिशनल जो मेथड है उसे यूज़ करेगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई भी फार्मर अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना उससे इम्पोर्टेंट ही बन जाता है। और इससे बढ़ती हुई पॉपुलेशन और जो अपनी बढ़ी हुई फैमिली मेम्बर है उनकी अगर फूड सप्लाई बढ़ानी है तो उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही होगी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना यहाँ पे शुल्स को जो किया है वो करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट्स है अनइफिशियंसी इन प्रोडक्शन फैक्टर अलोकेशन। यहाँ पे इस पॉइंट में कहा जाता है अनइफिशियंसी इन प्रोडक्शन फैक्टर को दिखाई देता है। इतनी भी इफ़िशियंसी यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर में दिखाई नहीं दिया जाता और भी इतना इजी नहीं ये कॉन्सेप्ट होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशंस करना है तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो ये डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री में अनइफिशियंसी इन प्रोडक्शन फैक्टर में दिखाई देता है, जो यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को इतना भी इजीली लेके यहाँ पे सक्सेस जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ फार्मर। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्री में जो फार्मर है वो जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो इतनी भी इजीली यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही नहीं होती है और ऐसी कोई भी इतनी भी फार्मर यहाँ पे वेल एजुकेशन लेके फार्मर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन है ये हमें डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देते हैं और मोस्ट ऑफ जो फार्मर है वो ट्रेडिशनल मेथड से ही यहाँ पे अपनी फार्मिंग करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो
फार्मर से आता है न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने का, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स तुरंत और पॉजिटिवली नहीं दिखाई देता है। तो ये अगर होगा भी ये रिस्पॉन्स, तो ये बहुत ही टाइम लेने वाला या स्लोली यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा फार्मर के द्वारा। तो ये जो क्विकली ऐसा रिस्पॉन्स है वो फार्मर के द्वारा नहीं आ पाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिविलेंस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट हमें कहता है कि शुल्स हमें ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन नहीं होती है किसी भी इकोनॉमी में, बट ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से रॉन्ग है। किसी भी इकोनॉमी में यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन होती है, या इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन भी कह सकते हैं। ये हर इकोनॉमी, ये मोस्ट ऑफ हम इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही दिखाई देता है, बट इसे पूरी तरीके से उन्होंने शुल्स ने यहाँ पे इग्नोर किया है। बट ये पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, बट ये कंडीशन होती ही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिवन मोर इम्पोर्टेंट टू मार्केट अप्रोच। गिवन मोर इम्पोर्टेंट मार्केट अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शुल्स ये कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे मार्केट में इजीली यहाँ पे अप्रोच मिलता है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है ये यहाँ पे अटेंशन देते हैं फार्मर के प्रोडक्टिविटी को, ये इतना इजीली यहाँ पे माना गया है। बट अदर इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से मार्केट अप्रोच नहीं मिल पाता फार्मर को। तो इसके लिए भी सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली जो कॉन्सेप्ट होता है, या ये भी प्रॉब्लम फेस करना यहाँ पे फार्मर को करना पड़ता है। और ये करने के बाद भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट होते हैं जिसे फेस करना यहाँ पे फार्मर को करना पड़ता है। और ये पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पे शुल्स ने यहाँ पे इग्नोर किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।